नमस्ते दोस्तों। आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय के बारे में डिस्कस करने वाले हैं हमारे आज के हेल्थ कास्ट में। जो आज जो वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे है, उसी के दिन पे बहुत ही अच्छा अवसर है जहां हम कुछ जो सबसे ज़्यादा फैली हुई बीमारी है हमारे वर्ल्ड में, जो ओल्डर जनरेशन में तो फैला ही हुआ है, बट अभी जैसे हम नए नए न्यूज़ में पढ़ते हैं कि नए न्यू एज या फिर यंगर एज ग्रुप में भी अभी ज्यादा फैल रहा है, उसका प्रेवलेंस ज्यादा देखने को मिल रहा है। तो आज हम बात करने वाले हैं हाई बीपी या हाइपरटेंशन या उच्च रक्तपान, जैसे कुछ लोग बोलते हैं हिंदी में, उसके बारे में। और हम कुछ गलत फहमियों को भी बस्ट करने वाले हैं। तो आज हमारे साथ है मेरा एक बहुत ही अच्छा दोस्त सलमान, जो मेरा साथ स्कूल में एमबीबीएस के पहले हमने साथ में 12th तक किया था। एंड देन ही डिड हिज एमबीबीएस फ्रॉम द प्रेस्टिजियस उस्मानिया मेडिकल कॉलेज हैदराबाद में, एंड एमडी जनरल मेडिसिन फ्रॉम निजाम इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज हैदराबाद में। एंड करेंटली ही इज परस्यूइंग हिज सुपर स्पेशलाइजेशन इन cardiology in Apollo Hospitals, Hyderabad. And he is also very interested in pursuing public health sciences as such, and also he conducts many free medical health camps, and he has a specific interest towards non communicable diseases, जो हमारे हाइपरटेंशन, शुगर, मतलब डायबिटीज होता है, जो हमारे हार्ट की बीमारियां होते हैं, इसमें भी उसको काफी रुचि है। एंड ही हैज अ वेरी कीन इंटरेस्ट टुवर्ड्स दिस। तो अब हम शुरू करने वाले हैं हमारा जो आज का टॉपिक है, विच इज हाइपरटेंशन। तो पहले मैं सलमान पूछना चाहूंगा कि हाइपरटेंशन या हाई बीपी क्या है एज सच, और इंडिया में अभी कितना देखने को मिल रहा है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हाइपरटेंशन किसे कहते हैं। हाइपरटेंशन का मतलब है हाई बीपी। बीपी का फुल फॉर्म होता है ब्लड प्रेशर। ब्लड जो होता है एक लिक्विड की तरह है जो अपने वेजल्स में अंदर जाता है। तो जो जो जब पानी कोई पाइप में से जाता है तो पानी के पाइप के ऊपर प्रेशर पड़ता है। तो जितना पानी का बहाव ज्यादा रहेगा उतना प्रेशर ज्यादा रहेगा। और जैसा पाइप की क्वालिटी खराब होगी, पाइप के अंदर कचरा जमा हो जाएगा, वैसे ही क्या बोलते हैं पाइप के अंदर का प्रेशर और बढ़ जाएगा। तो ये सेम चीज हमारी बॉडी में भी देखने को मिलती है। तो इंसानों में इसे ज्यादातर जो कचरा जिसे कहते हैं वो कैल्शियम या कोलेस्ट्रॉल से जमा होता है। तो वो जमा होने के कारण जो ब्लड का फ्लो है, बहाव, उसका प्रेशर बढ़ जाता है। तो ये प्रेशर बढ़ जाने को हाई बीपी कहते हैं। और इंडिया में जैसे हमारे देश में और हमारे डिफरेंट डिफरेंट एज ग्रुप्स के हिसाब से अंदाजे से कितने लोगों में हो रहा है प्रेवलेंस जो है, या कितना फैला हुआ है ये बीमारी। इंडिया में या पूरी दुनिया में तो ये बहुत ही ज्यादा है। और खासकर अभी क्योंकि ये इंडिया डेवलपिंग कंट्री है, हम आजकल वेस्टर्नाइजेशन हो गया है, हमारा डाइट वेस्टर्न हो चुका है हल्लू हल्लू। तो उसके हिसाब से हमारे जो रिस्क फैक्टर्स है हाइपरटेंशन के, ब्लड प्रेशर के, वो बढ़ते जा रहे हैं। तो इसीलिए जो नंबर ऑफ पीपल हु आर अफेक्टेड विथ हाइपरटेंशन, जो लोग हैं, कि पहले बहुत कम सुनने को मिलता था कि इनके घर में इनका बीपी है, इनको बीपी है, ऐसा सुनने को। अब तो इतना आम बात हो गई है कि अगर किसी को बीपी नहीं है तो अरे इनको बीपी नहीं है बोले, ऐसा देख रहे हैं हम। तो अगर नंबर से देखा जाए तो इंडिया में हर 3 आदमी में से किसी एक आदमी को अगर देखेंगे तो उसको हाइपरटेंशन जरूर है। और सबसे हैरत की बात तो ये है कि मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा कि कितने लोग होंगे जो इसका इलाज करते हैं और हाई बीपी एक बार डायग्नोज होने के बाद उनका ट्रीटमेंट हो मत हो, उनका बीपी कंट्रोल में रहता है। तो आप समझो अगर 100 लोग हैं स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से, तो आपके हिसाब से कितने लोगों में ब्लड प्रेशर नॉर्मल होगा? मतलब अच्छे से ट्रीटमेंट ले रहे हैं जो, और ट्रीटमेंट ले रहे कंट्रोल हैं, कर पा रहे हैं। कंट्रोल है। मेरे में बी 50 बोलूंगा। सिर्फ 12% लोग में बीपी कंट्रोल रहता है। बाकी के 88% लोग जो है उनका बीपी कंट्रोल ही नहीं होता है। इसके बहुत सारे वजह हो सकते हैं, या तो वो गोली टाइम पर नहीं लेते हैं, या फिर उनका सही इलाज नहीं होता है, या उन्हें कोई दूसरी गलतफहमी का शिकार होकर
वो अपने बीपी को कंट्रोल नहीं कर पाते। तो मेरा अगला सवाल भी इसी के तरफ था कि जैसे आपने बात किया कि किस पता होना चाहिए, तो एक नॉर्मल इंसान को कैसा पता होगा, मतलब कि मेरे को बीपी हो सकता है, और मतलब कब हमको स्क्रीन करना चाहिए या जाके हमको डॉक्टर को दिखाना चाहिए कि मेरे को बीपी हो सकता है? क्या रिस्क फैक्टर्स हैं ऐसे? तो सबसे पहले तो ये है कि बीपी का कोई ऐसा एज नहीं है कि ये एज के बाद ही आपको बीपी आएगा या ये एज से पहले आपको बीपी नहीं आएगा। तो पहले जैसा होता था कि कुछ 40-45 साल के बाद से जब लोगों को रिकमेंड करते थे कि आप बीपी चेक करिए, एनुअल हेल्थ चेकअप करवाएंगे, उसमें बीपी चेक करेंगे, ब्लड टेस्ट करेंगे वगैरह वगैरह। तो अब ऐसा हो चुका है कि जो स्ट्रेस बढ़ गया है काम का, जो हमारा डाइट और लाइफस्टाइल हो गया है, उसकी वजह से ये हो गया है कि आजकल कम उम्र में भी बीपी को देखने को मिल रहा है। तो इसीलिए कोई एज नहीं है। हर किसी को, एनी अडल्ट में बी से 25-30 साल की उम्र से जो भी आदमी है, उनको कोई भी अगर रिस्क फैक्टर है, जैसे उनको काम का स्ट्रेस है या कुछ भी है, तो उनको जरूरी है कि कभी ना कभी तो अपना हेल्थ चेकअप करना है, उसमें बीपी चेक करना है। क्योंकि बीपी चेक करना कोई आजकल कोई ज्यादा मुश्किल काम नहीं है। हॉस्पिटल में कहीं जाएंगे तो वहां पर चेक कर लेंगे, कोई क्लिनिक में चेक करवा ले सकते हैं, या चाहे तो घर पर मशीन्स अवेलेबल है बहुत ही कम प्राइसेस में, वो उसमें भी आप अपना बीपी खुद चेक कर सकते हैं। और इसके अलावा सिम्टम्स की अगर बात करें तो ऑलमोस्ट मैं कहूँगा 80% लोगों में तो कोई सिम्टम नहीं रहेगा। बस ऐसे ही अगर आप टेस्ट करेंगे तो पता चलेगा कि बीपी बढ़कर था, हाई बीपी का शिकार हो चुके हैं, अभी नहीं ट्रीटमेंट की जरूरत है। बट बाकी के 20% जो लोग हैं, बाज लोगों में सिर में दर्द होता है, किसी की हार्ट बीट फास्ट हो जाती है, उन्हें अपने हार्ट बीट की अपनी धड़कन अपने आप को सुनाई देती है, किसी को धुंधला धुंधला दिखना शुरू हो जाता है, किसी को चक्कर आता है, किसी के कानों में कुछ बजने की जैसा आवाजें आते हैं। तो ऐसे अलग अलग टाइप के सिम्टम्स लोगों के प्रेजेंट होते हैं। बट जरूरी नहीं है कि हर किसी को सिम्टम आना। तकरीबन 80% लोगों में तो कोई ना कोई सिम्टम नहीं रहेगा। और वैसे ही उन्हें टेस्ट करने से पता चलेगा कि उनका ब्लड प्रेशर बढ़ गया है। और अगर एक बार हम कोई पेशेंट को पता चले कि हाइपरटेंशन हो गया है, उसको हाई बीपी है, तो उसको क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं? और अगर हम जल्दी से ट्रीट ना करें और अच्छे से दवाई ना ले, तो क्या क्या उसको आगे और बीमारियां हो सकती हैं इसकी वजह से? तो सबसे पहले तो ये है कि ब्लड प्रेशर जैसे ही आपको पता चल गया है तो उसके आपको फौरन डॉक्टर के पास जाना है और उसका चेकअप करवाना है। और डॉक्टर जो आपको दवाई लिखेंगे उसके हिसाब से वो मेडिकेशन को रेगुलर खाना है। और उसके बाद ऐसा नहीं है कि वो डॉक्टर लिख दिए गोली वो खा लिए, हम ठीक हो गए छोड़ दिए खत्म, ऐसा नहीं है। डॉक्टर के साथ रेगुलर फॉलोअप में रहना है और वापस से बीपी चेक करते रहना है, कुछ दवाई का डोज थोड़ा बहुत एडजस्ट करना है। अब ऐसा अगर नहीं करेंगे तो इसके कॉम्प्लिकेशंस ये होंगे कि ज्यादातर जो हार्ट के जो पंपिंग है उस पर इफेक्ट होता है। स्लोली जो हार्ट का जो कंट्रैक्शन होता है वो कम होते जाता है। तो जैसे जैसे ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, हार्ट के ऊपर, किडनी के ऊपर, ब्रेन के ऊपर और आंखों के ऊपर ज्यादातर इफेक्ट होता है। बेसिकली इफेक्ट तो हर जगह होता है, बट ये जो एरियाज है इसमें हमें दिक्कत आता है। जैसे आपके हेडेक ये होएगा, ये तो छोटा सा मैनिफेस्टेशन है। इसी का अगर आप दूसरे एंड ऑफ स्पेक्ट्रम पे देखेंगे तो इसका मैनिफेस्टेशन लोगों को सीधे सीधे पैरालिसिस या स्ट्रोक हो जाता है। क्योंकि उनका ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं होता है, उनके जो ब्रेन के अंदर के नसें हैं वो फट जाती है। वो फट के उनके अंदर आईसी ब्लीड जैसे कहते हैं, ब्रेन के अंदर ब्लीड हो जाएगा। तो ब्रेन में ब्लीडिंग हो गई बोल के जो लोग कहते हैं, वो अनकंट्रोल बीपी की वजह से होता है मोस्टली। तो ये ब्रेन का हो गया। हार्ट में हार्ट के प्रॉब्लम्स, सडन हार्ट अटैक आना, यंग पेशेंट्स जिसे हम देखते हैं सडनली मैसिव हार्ट अटैक के साथ एकदम सिवियर कंडीशन में इमरजेंसी में लेकर आते हैं उन्हें। और किडनी में क्या बोलते हैं उन्हें, बहुत सारे लोग में साइलेंट प्रोटीनूरिया रहता है। साइलेंट प्रोटीनूरिया का मतलब उनके पेशाब में थोड़ा थोड़ा प्रोटीन जाते रहता है जो उन्हें मालूम भी नहीं होता। देखने में बस इतना दिखता है कि पेशाब में थोड़ा सा कफ आ रहा है, और तो कोई प्रॉब्लम नहीं दिखेगा। और तीसरा, आंखों का जो धुंधला दिखना जो है, उस वो हाइपरटेंशन की वजह से आंखों के अंदर जो रेटिना होता है वो खराब हो जाता है। उससे लोगों को ये क्लियरली नहीं दिख पाता, दूर की चीज, करीब की चीज।
उसमें प्रॉब्लम होता है। उन्हें लगता है कि ऐनक का प्रॉब्लम है, जाएंगे ऐनक का टेस्ट कराएंगे, थोड़ा बहुत चेंज होगा नंबर, वो लगा लेंगे, फिर बोलेंगे कि शायद थोड़ा टाइम लगेगा, फिर उसको छोड़ देंगे। तो जैसे हमने पहले डिस्कस किया कि लाइफस्टाइल हमारा बदल रहा है, तो आप क्या सजेस्ट करते हो कि एक यंगस्टर होने के नाते या फिर एक रिटायर्ड बंदा या फिर एक 40 ईयर ओल्ड, कोई भी एज ग्रुप हो, तो उनको क्या लाइफस्टाइल मेजर्स अपनाने चाहिए अपने डेली लाइफ में? लोग अपना काम करते हैं, रात को फिर आराम करना होता है, बीच में कभी एक्सरसाइज का टाइम नहीं मिल पाता, बीच में टाइम वेस्ट भी होता ही है। पर क्या आप कैसे अप्रोच करना चाहिए इस प्रॉब्लम को कि हमारे लाइफस्टाइल को इम्प्रूव किया जाए? तो सबसे पहले तो लाइफस्टाइल में जो हाई रिस्क फैक्टर है, जिसे ज्यादातर ब्लड प्रेशर के अलावा जो दूसरे रिस्क फैक्टर्स हैं जिससे कॉम्प्लिकेशन रेट और बढ़ जाता है, उन्हें पहले कम करना है। और वो है स्मोकिंग और टोबैको। आजकल के यंगस्टर्स में तो बहुत कॉमन हो चुका है स्मोकिंग। वो तो एक लाइफस्टाइल उसकी तरह हो गया, एक काइंड ऑफ लाइक फैशन स्टेटमेंट की तरह कि अगर कोई स्मोकिंग पीता है तो स्मोकिंग करता है, वो कूल है, और अगर वो स्मोक नहीं करता तो वो बेचारा लल्लू है। तो वो बहुत ही गलत ट्रेंड चल रहा है आजकल। स्मोकिंग और टोबैको बिल्कुल एब्सोल्युटली अवॉइड करना चाहिए। और उसके अलावा जो हमारा डाइट है उसमें सॉल्ट को कम करना है। तो मेन जो हाइपरटेंशन का रिस्क है वो ज्यादातर सोडियम की वजह से बढ़ता है। जैसे बॉडी में सोडियम बढ़ेगा तो उसी तरीके से आपका ब्लड प्रेशर भी बढ़ता जाएगा। तो हमें करना ये है कि हमें हमारा सोडियम इंटेक कम करना है, तो नमक का इंटेक कम करना है। रिकमेंडेशन के हिसाब से एक गाइडलाइंस है, डैश गाइडलाइंस कहकर, तो उनके हिसाब से दिन में 2.25 ग्राम्स यानी आधा चम्मच नमक लेना है पूरे दिन में, अगर हाइपरटेंशन को आपको अवॉइड करना है। तो इसके अलावा तो रेगुलर एक्सरसाइज, सभी को पता है कि रेगुलर एक्सरसाइज करना है, बट कौन सी एक्सरसाइज करना है, कैसी एक्सरसाइज करना है, इसके भी गाइडलाइंस दिए हुए हैं कि एक अडल्ट आदमी के लिए 30 मिनट्स ऑफ मॉडरेट कार्डियक एक्सरसाइज। मॉडरेट कार्डियक एक्सरसाइज मतलब जिसमें आपको पसीना निकले या आपकी दिल की धड़कन बढ़ जाए, वैसी एक्सरसाइज करना है 30 मिनट्स के लिए, हफ्ते में 5 दिन, तो 5 days a week फॉर 30 मिनट्स। तो ये रिकमेंडेड मॉडरेट एक्सरसाइज करनी चाहिए, जिससे हार्ट की एक्टिविटी और ब्लड सर्कुलेशन हर चीज बराबर से चलता रहे। अब ज्यादातर लोग कहते हैं हम वॉकिंग कर रहे हैं, 1 घंटा वॉकिंग कर रहे हैं, 2 घंटे वॉकिंग कर रहे हैं, बट ऐसे बस जाके गार्डन में टहल लेने से वॉकिंग नहीं होती, उससे कोई एक्सरसाइज नहीं होती। बहुत अच्छे से बताया आपने। और मुझे ये भी जानना था, और हम सारे दर्शकों को भी जानना होगा कि नॉर्मल हाइपरटेंशन और उनके दवाइयों के बारे में नॉर्मल गलतफहमियां क्या है। जैसे मैंने पेशेंट्स देखे हैं जिनको लगता है कि कुछ साइड इफेक्ट ज्यादा होते हैं। ऐसे गलतफहमियां और क्या क्या है हाइपरटेंशन और उसके ट्रीटमेंट के बारे तो सबसे पहले तो जो मैं आजकल ओपी में जो पेशेंट्स आते हैं, अगर उन्होंने आए हैं और हम उनका बीपी चेक कर रहे हैं और उनको बोले कि भाई आपका बीपी बढ़ गया है, तो सबसे पहले वो बोलते हैं कि अरे मैं अभी वहां से पैदल आया, चल कर आया, एकदम अभी एक्सरसाइज किया हूँ इसलिए बढ़ गया शायद, नहीं तो मेरा बीपी नॉर्मल ही रहता है। हालांकि वो कभी टेस्ट नहीं करवाते हैं, कभी फर्स्ट टाइम उनको मालूम होता है, बट वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो दिस इज द फर्स्ट थिंग व्हाट हैपेंस बीपी जब आप डायग्नोज करते हैं। और बहुत सारे लोग तो ऐसे होते हैं कि अगर हम कहेंगे कि भाई आपको बीपी है, तो वो कहेंगे हाँ मेरे को हमेशा ही ब्लड प्रेशर इतना ही रहता है, 160 रहता है हमारा ब्लड प्रेशर, तो मैं पहले भी किया था जब भी 160 है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, हम अच्छे हैं, हम ठीक है। और दूसरे कोई लोग रहते हैं जो कहते हैं कि अरे भाई हमारे खानदान में सभी को ऐसा ही है, किसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारा भी ऐसे ही चलेगा। तो ये सब जो है लोगों के अंधविश्वास या लैक ऑफ अवेयरनेस की वजह से हो रहा है। तो अगर उन्हें मालूम होगा कि ये कोई प्रॉब्लम है, कि अगर ये पर्टिकुलर बीपी, अब जैसे ब्लड प्रेशर का जो कट ऑफ है वो WHO ने दिया है 140/90, अगर 140/90 के ऊपर किसी का बीपी रहेगा तो उसे हाइपरटेंशन का डायग्नोसिस कर दिया जाएगा। तो 140/90 तो बीपी अगर आपका है तो आपको बीपी है, अगर नहीं है तो नहीं है, बस उतना ही है। और एक सबसे बड़ा मिसकॉन्सेप्शन जो मैं लोगों में देखता हूँ वो ये है कि लोग आते हैं फॉलोअप को,
अब फर्स्ट टाइम आते हैं, अब आप उनको गोली लिख के देते हैं, फिर वो गोली खाते हैं, घर जाते हैं, 1 महीने के बाद फिर आते हैं वापस आकर जब आप उनको चेक करेंगे बीपी, तो बीपी नॉर्मल हो जाएगा, क्योंकि ऑब्वियसली आप मेडिकेशन दे रहे हैं, तो मेडिकेशन से बीपी कंट्रोल हो जाएगा। वो घर जाएंगे, उसके बाद बोलेंगे कि मेरा बीपी नॉर्मल हो गया, और सभी गोलियां बंद कर देंगे। फिर डॉक्टर के पास भी नहीं जाएंगे, गोली भी नहीं खाएंगे, वो समझेंगे कि वो बुखार के जैसा गोली खा लिए थे, कम हो गया था, खत्म हो गया। बट ऐसा नहीं होता है। जो गोली अपन रोज खाते हैं, वो गोली के इफेक्ट की वजह से ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहता है। तो जरूरी ये है कि आपको अपने खुद से दवाई कोई बंद नहीं करनी चाहिए। जो भी करना है, डॉक्टर आपको बोलेंगे, आपको बताएंगे कि किस दवा को किस तरीके से इस्तेमाल करना है। वो रेगुलर फॉलोअप में 2 महीने में, 3 महीने में, 6 महीने में एक बार, जैसे जैसे आपकी कंडीशन है उस हिसाब से आपको बोला जाएगा। आपको फॉलोअप में रहना चाहिए और ब्लड प्रेशर के मेडिकेशन बराबर खानी चाहिए। और जहां तक दवाइयों के साइड इफेक्ट का सवाल है, तो कौन सी भी दवाई का ऐसा तो वो नहीं है कि साइड इफेक्ट की वजह से उसका प्रॉब्लम है, क्योंकि जितने भी दवाई मार्केट में होती है सभी के एक्सटेंसिव टेस्टिंग होती है। तो अब ऐसा नहीं है कि कोई चीज का साइड इफेक्ट नहीं रहेगा। बहुत 1 इन अ मिलियन चांस हो सकता है कि कोई चीज का साइड इफेक्ट होगा। ये थोड़े कॉमन साइड इफेक्ट्स होते हैं जिसे डॉक्टर देखकर वो दवाई चेंज कर देंगे। तो माइल्ड साइड इफेक्ट्स होते हैं, बहुत ही माइल्ड, जैसे बास किसी को लेट कर उठने से सडनली चक्कर आता है, उसे पोस्चरल हाइपोटेंशन कहते हैं। बास दवाइयों से वो साइड इफेक्ट होता है। किसी लोगों को ये साइड इफेक्ट होता है कि दवा खाने से उनके पैरों में सूजन आ जाती है, पैर फूल जाते हैं। तो ये सब जो है, जब आप डॉक्टर के पास वापस फॉलोअप में जाएंगे तो उनको बताएंगे कि हमारे को ये प्रॉब्लम हो रहा है, तो वो देख उसके हिसाब से मेडिकेशन का डोज, पावर या कोई टाइप ऑफ मेडिकेशन चेंज करना है तो वो चेंज कर दें। तो ऐसा नहीं है कि कोई साइड इफेक्ट इतना डरावना है कि आपको उसकी वजह से गोली ही नहीं खाना है, क्योंकि इसका कॉम्प्लिकेशन ज्यादा है और रिस्क कम है। तो इसी नोट पे हम ये समझते हैं कि हाइपरटेंशन, पहली बात हमको टेस्ट करवाना चाहिए सही टाइम पे, और अगर हमको एक बार पता चले तो हमको बिल्कुल इग्नोर नहीं करना चाहिए। अगर हम बिल्कुल ठीक भी लग रहे हैं फिर भी नहीं इग्नोर करना चाहिए, क्योंकि आगे जाके बहुत कॉम्प्लिकेशंस का चांस होता है। और अगर हम ट्रीटमेंट पे हैं तो हम रेगुलर ट्रीटमेंट लें और बिना डॉक्टर के पूछे हम खुद ब खुद नहीं बंद करें ट्रीटमेंट। तो बहुत ही अच्छे चीजें हमने सीखा आज आज के हेल्थ कास्ट में। तो आगे हम और भी डायबिटीज और कॉमन जो नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस हैं, या जो हम बोलते हैं कि जो बीमारियां हैं जो एज के दौरान या फिर जो फैलते नहीं है आपस में, और जो खुद के बॉडी में के थ्रू होता है, तो वो वाले डिसीज के बारे में आगे हम ये सीरीज कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सलमान, वेरी नाइस टॉकिंग टू यू। ऑलमोस्ट पहली बार हमने कुछ प्रोफेशनल एक प्लेटफॉर्म पे बात किया, बहुत अच्छा लगा। तो हम वापस, आई होप विल कंटिन्यू दिस, इस ये वाला या सीरीज श्योर, विल डेफिनेटली, कंटिन्यू। ओके, थैंक डेफिनेटली। यू।